प्रिय विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र। कल मैंने आपको एक ई कंटेंट दिया था। उसमें हरिशंकर परसाई के व्यंग निबंधों की अलग अलग लेखकों की दृष्टि में क्या प्रतिक्रिया है वह थी। उसके आधार पर आपको मैंने एक होम असाइनमेंट भी दिया था कि उपयुक्त ई कंटेंट के आधार पर हरिशंकर परसाई के व्यंग की विशेषताएं तैयार करूं। व्यंग विधा जीवन की श्रेष्ठ आलोचना है। आलोचना की संज्ञा व्यंग है। सहज भाषा में व्यंग रचनाएं अपनी बात कहते हुए गहरी चोट कर जाती है। जीवन के आम प्लेटफॉर्म पर कई प्रसंग ऐसे होते हैं जिनमें परिहासपूर्ण अनुभवों की गूंज के माध्यम से लेखक हरिशंकर परसाई एक मार्मिक अभिव्यक्ति करते हैं और वह मन के उद्वेलन और हृदय के परिवर्तन तक को स्पर्श करती है और यही लेखकीय सृजन की प्रतिबद्धता भी है। हमने इनके कई निबंध पढ़े हैं और आज जो व्यंग निबंध पढ़ने जा रहे हैं वो है एक लड़की 5 दीवाने। हमारी भारतीय संस्कृति में नारी को उच्च स्थान पर रखा गया है, देवीय भूमिका में माना गया है, उसके प्रति गर्व और सम्मान की अभिव्यक्ति की गई है। ये हमारे जीवन मूल्य हैं, ये हमारी संस्कृति है और ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इसके बिना जीवन की पूर्णता का आभास हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब बच्चियां युवा होती हैं, धीरे धीरे जवानी के पायदानों पर चढ़ती है, कैसे शरीर परिपक्व होता है, पड़ोस, मोहल्ला, साथी या परिवेश किस तरह से उन पर निगाहें रखता है और किस तरह से उनका शरीर बढ़ता है या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, बहुत ही जन सरोकार की भाषा में चरित्रों को जो सर्वत्र परिलक्षित होते हैं, बतरस के आनंद और विकृति पर प्रहार एक साथ करने की जो क्षमता है वह केवल हरिशंकर परसाई में है। मैं फिर से ये बात कहना चाहती हूँ कि विभिन्न क्षेत्रों में, व्यवसायों में, समाज में ही नहीं बल्कि चरित्रों में भी जो उतार चढ़ाव होते हैं और बतरस का जो आनंद होता है, उसके माध्यम से जो सांस्कृतिक विकृति है, जो सामाजिक विडंबना है, उस पर एक साथ प्रहार करना, उसकी अभिव्यक्ति करना, ये केवल हरिशंकर परसाई की कलम में ही है। एक लड़की 5 दीवाने व्यंग बच्चों कहानी नुमा किस्सा है जिसमें लेखक 5 दीवानों की अलग अलग प्रस्तुति, उनकी अभिव्यक्ति देता है और केवल मात्र ये संदेश हमारे समक्ष आता है कि परसाई जी ने जीवन संग्राम की अभिव्यक्ति के लिए व्यंग को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में लिया है और जीवन का कोई भी कोना परसाई जी ने नहीं छोड़ा है। बहुत छोटी से छोटी निगाहों की हलचल या लड़की के भावों और अनुभवों की अभिव्यक्ति तक को उन्होंने इसमें उकेरा है। तो इस दृष्टि से मैं इस निबंध को, व्यंग निबंध को आपके सामने रखती हूँ। आप इसके अंश पढ़िए। जो महत्वपूर्ण अंश है हम केवल उन्हीं का अध्ययन करेंगे, बाकी आप शेष स्वयं पढ़ते जाइएगा ताकि हमारा ये निबंध आज पूरा हो सके। गोरकी की कहानी है 26 आदमी और एक लड़की। इस लड़की की कहानी लिखते मुझे वह कहानी याद आ गई। रोटी के एक पिंजरा नुमा कारखाने में 26 मजदूर सुअर से भी बदतर हालत में रहते और काम करते हैं। मालिक की जवान लड़की जब निकलती है वे सब सीखचों से उसे देखते हैं। जीवन के रेगिस्तान में थोड़ी हरियाली आती है, वे उसे देवी जैसी पूछते हैं, अलग अलग और इकट्ठे उससे प्रेम करते हैं। एक दिन जब वह अपने उच्च वर्गीय प्रेमी के साथ बाहर निकलती है, वे आदतन उसे झांकते हैं। लड़की कहती है सुअर कहीं के और प्रेमी के साथ चली जाती है। पर जिस लड़की की कहानी मैं लिख रहा हूँ वह बड़े आदमी की लड़की नहीं, गरीब मध्यम वर्गीय परिवार की बड़ी लड़की है। पिता सरकारी नौकर है, पत्नी बच्चे पैदा करने में गांधारी की स्पर्धा करती है। गांधारी ने अंधे पति से 100 बेटे पैदा कर दिए थे। इस औरत ने जवानी में ही आंखों वाले पति से 4 पैदा कर लिए हैं। 5वें का शिलान्यास हो गया है, मरियल है।
पूरा खाने को नहीं मिलता, शरीर में खून नहीं, हड्डी ही हड्डी है। ये हमारे यहाँ की आर्थिक असमानता का चित्रण है कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की सामाजिक संरचना उन्होंने खोल कर रखी है। बड़ी लड़की विशेष दुर्बल नहीं है, वही खाना बनाती है, माँ तो लगातार प्रसूति ही रहती है। लगता है लड़की खाना बनाते बनाते एक आध रोटी ज़्यादा निगल लेती होगी। रोटी बड़े बड़े क्रांतिकारियों को कमज़ोर बनाती है। रोटी हमारी बुनियादी आवश्यकता है, और बहुत गहरा व्यंग किया है लेखक ने यहाँ पर कि वह बड़े बड़े क्रांतिकारियों को कमज़ोर कर देती है। जब पेट की भूख होती है, जिजीविषा होती है, और जठरा अग्नि जो हमारी सब चीज़ों की प्रेरणा होती है बच्चों, वह एक किसी भी बड़े से बड़े क्रांतिकारी के मन को भी लालायित कर देती है और कमज़ोर बना देती है। मोहल्ला ऐसा है कि लोग 12-13 साल की बच्ची को घूर घूर कर जवान बना देते हैं। वह समझने लगती है कहाँ घूरा जा रहा है। रहीम ने कहा है, रहीमन मन महाराज के द्रगसो नहीं दीवान, जाही देख रीझे नयन मन तिहि हाथ बिकान। कि मन का दीवान कौन होता है? नेत्र। जो नेत्र करता है उससे मन पल्लवित होता है, पोषित होता है। नयनों के उपयोग के ज्ञानी उनका असर जानते हैं। अगर आँखों का असर भीतर पड़ रहा है तो स्त्री लॉकेट हाथ में लेकर उसे हिलाने लगती है, नहीं तो साड़ी के पल्लू को भी उंगली पर लपेटने लगती है। अब लेखक आगे कहता है, कुल 5 दीवाने बचे हैं जो सामने बैठते हैं या चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाता प्रेमी बैठे, प्रेमी से सवाया पड़ता है क्योंकि वह मेहनत करता है, फिर परंपरा से कूचे की खाक छानता चला आ रहा है, वगैरह वगैरह। आदमी की ये जो मन स्थिति है, ये एक पुरुषों के बायोलॉजिकल मनोविज्ञान का अभिव्यक्तिकरण भी है। और प्रेम के धरातल पर जो शारीरिक अभिव्यक्ति है वो किस तरह से संप्रेषित की जाती है, लेखक ने उस मध्यम वर्गीय, गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के परिवेश को हमारे सामने रखा है कि बस्ती में या मोहल्ले में एक जवान लड़की होती है तो उसे किस तरह से देखा जाता है। सामने एक अधेड़ मर्चेंट की दुकान है, नीचे क्रॉकरी वाला जवान है, मगर उसकी मुसीबत यह है कि छज्जा सिर के ऊपर पड़ता है। जनरल मर्चेंट के बगल में किताबों की दुकान है जिसका मालिक 40 साल का खूबसूरत आदमी है। ठीक सामने के 2 कमरे के मकान में एक जवान आदमी रहता है जो बीमा कंपनी में काम करता है और 500-600 से ऊपर की कमा लेता है। यह 3-4 घंटे ही बाहर रहता है, बाकी समय घर में काटता है। कुमारा है। घर के सामने एक हलवाई की दुकान है। 50 पर पहुंचता होगा, पर वह भी दीवाना है। हर उम्र के दीवाने का रूप रंग यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। फिर दीवाना नंबर 1 कहकर इस किस्सा गोई निबंध शैली को, प्रवाह को लेखक बहुत आगे तक ले जाता है। इसे कुल 3-4 घंटे का काम है। माल वहाँ से यहाँ सप्लाई करके फ्री हो जाता है और जनरल मर्चेंट की दुकान पर आकर बैठ जाता है। आर्थिक कठिनाई में रहता है। इसने दाढ़ी बढ़ा ली है। दाढ़ी अलग अलग तरह की होती है, प्रेमी की दाढ़ी अलग, मुल्ला की अलग, मुफलिस की अलग। ट्रिम करवाता है। दाढ़ी दीन भी होती है और रौबदार भी होती है। देखिए, दाढ़ी से जो रौब पड़ता है, व्यक्तित्व की बारीकी का जो सूक्ष्म चित्रांकन लेखक करता है और शब्दों का चयन करता है प्रसंग के अनुकूल, भाव के अनुकूल, वह संप्रेषणीयता बढ़ाता है। और जब किसी लेखक की शब्द चयन में संप्रेषणीयता भावों की अभिव्यक्ति के उत्कर्ष को उन्नत करती है, तब वहाँ पर लेखक बहुत ही साहित्य के संदर्भ में प्रतिबद्ध होता है और बड़ा योगदान भी करता है। यह सिर्फ प्रेमी देखता है। वह छज्जे पर ऑक्सीजन लेने आती है तो दाढ़ी वाला समझता है कि वह उसी को देखने आई है और दीन हो जाता है। वह करुणा में से प्रेम निकालना चाहता है, करुणा में से प्रेम निकलता भी है। गांव की चलतू औरत कहती है, इतने बड़े बड़े आदमी के लड़के और मेरे गोड़ पड़े, मेरा तो जी पसीज जाए है, नहीं करते नहीं बने। दाढ़ी वाले को कभी कभी लड़की का सामीप्य प्राप्त होता है। नीचे के नल से लड़की का भाई बाल्टियां भरकर ऊपर ले जाता है। कभी वह नहीं होता, लड़की पानी भरने आती है, तब दाढ़ी वाला प्रेमी पानी की बाल्टियां उठाकर दरवाजे तक रखाता है। वह कहती है, बड़ी तकलीफ़ की तुमने भैया। दाढ़ी वाला भैया संबोधन से बहुत डरता है, कहीं यह राखी न बांधने लगे। दाढ़ी वाले प्रेमी को 7-8 घंटे जनरल मर्चेंट की दुकान पर बैठने के लिए बहाना चाहिए।
इस तरह की साधारण आम बातचीत से कहानी आगे बढ़ती है। फिर लेखक दीवाना नंबर 2 पे पहुंच जाता है। यह 30 साल के लगभग है, गोरा है, देखने में अच्छा है, इसे दूसरों से ज़्यादा सुविधाएं हैं, कुछ असुविधाएं भी। सुविधा यह है वह रुपये उधार दे देता है, पर उधार लेने लड़की का बाप आता है। वह चाहता है लड़की आए, कहता है तुम क्यों तकलीफ़ करते हो, बच्चों को भेज दिया करो। पर बाप खुद ही उधार लेने आता है या लड़की की माँ आ जाती है। असुविधा इस दीवाने को यह है कि लड़की ऊपर रहती है, वह उसे देख नहीं सकता। पीछे की तरफ जाता है तो वहाँ ऊपर लकड़ी की जाली लगी है, लड़की उसे दिखती नहीं है। मजबूरी में वह पुस्तक प्रेमी हो गया है और सामने की किताब की दुकान पर बैठता है। एक आध घंटे के मुआवजे के बाद कोई एक किताब खरीद लेता है। इसे और सब्जी का ठेले वाला थोड़ी दूर पर, जहाँ रोज़ काफ़ी सब्जी खरीदने वाले परिवार रहता है, खड़ा होता है। क्रॉकरी वाले ने सोचा कि ठेले वाला यहाँ भी खड़ा हो तो वह सब्जी खरीदने नीचे आया करेगी। उसने ठेले वाले से कहा इधर भी खड़े रहा करो। उसने उम्मीद की कि भावताओं को लेकर बात होगी, कभी उसके पास पैसे न होंगे तो मैं उधार में दिला दूंगा और बाद में चुकता कर दूंगा। भाई साहब खरीदने वाले ही नहीं है। दीवाने ने कहा है क्यों नहीं, एक दो रोज़ देखो। ठेले वाला दरवाजे के पास खड़ा होकर आवाज़ लगाने लगा। लड़की ऊपर से आई, उसने पूछा आलू क्या भाव दिए। इतने में दीवाना क्रॉकरी के ग्राहक को छोड़कर ठेले के पास आ गया। प्रेम में बड़ा त्याग करना पड़ता है, ग्राहक खोना पड़ता है। बहुत सुंदर व्यंग किया है कि वह अपनी आजीविका को भी खो देता है और ठेले वाले से कहा ठीक भाव से देना, और लड़की से आंखें मिलाने लगा। लड़की ने कहा 1/4 किलो आलू दे दो। सब्जी वाला निराश हुआ, क्रॉकरी वाला नैतिक संकट में आ गया। उसने कहा 1 किलो दे दे, बाकी पैसे कल ले जाना। सब्जी वाले ने भरोसा कर लिया, उसने 1 किलो तोल दिए, पर सब्जी वाले को रोज़ वहाँ रोकने के लिए इतनी खरीदी काफ़ी नहीं थी। क्रॉकरी वाले ने लड़की के बाकी पैसे दिए और घर के लिए 2-3 किलो सब्जी और खरीद ली। उसे भरोसा हो गया कि सब्जी वाला अब रोज़ यहाँ खड़ा होगा और मेलजोल बढ़ेगा। यह प्रेम का रास्ता कांटों का रास्ता है। पता नहीं इस सनातन मार्ग पर कब कंक्रीट की सड़कें बनेंगी। अभी भी प्रेम में कांटों भरी पगडंडी पर ही चलना होता है। योजना आयोग को अगली योजना में प्रेम की कंक्रीट की सड़कों का प्रावधान करना चाहिए। प्रेम को मार्ग अति सकरु। और बहुत पुरानी बातें हैं जो घनानंद ने भी कही है, कबीर ने भी कही है कि जो घर जाले आप न चले हमारे साथ। प्रेम की बड़ी गहरी अग्नि परीक्षा होती है और वह जब तप कर निखरता है तभी फलीभूत होता है। ऐसी अब प्रेम की फलीभूत अभिव्यक्ति के पहले जो लेखक की भावनाएं हैं वह बहुत सुंदर व्यंग कसती है। और जीवन की बुनियादी आवश्यकता रोटी के साथ प्रेम और भावनात्मक संबंध की पैंग बढ़ाना भी है, इस पर भी लेखक प्रकाश डालता है। दीवाना नंबर 3 देखिए, यह सामने वाला हलवाई है और इसके दांत पीले हैं। जलेबी के बाद वह आलू बड़े बनाता है। इस तरह की सामान्य चर्चा के बाद वो कहता है कि लोग उससे पूछते हैं तुम्हारी उम्र कितनी है, 50 के पार तो होगी। वह कहता है 30 से ऊपर नहीं है, 5 साल से भट्टी के सामने बैठा हूँ इसलिए उम्र ज़्यादा लगती है। 5 साल पहले देखते अच्छे अच्छे घरों की मरती थी, 2-3 तो जल कर मर गई थी मेरे प्रेम में। जब वह छज्जे पर आती हैं और तो हलवाई तैयार हंसता है और मुस्कुराता है। ये एक बहुत उम्र दराज मन के, परिपक्व मन के छिछोरेपन की अभिव्यक्ति कि व्यक्ति की उम्र बड़ी होती है, क्या वह भावनात्मक रूप से भी उन्नत होता है या परिपक्व होता है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हरिशंकर परसाई रखते हैं। दीवाना नंबर 4 देखिए, यह खिलाड़ी है, कई जगह खेलता है, पैसे वाले का लड़का है, चैन सावधानी से कुर्ते के बाहर रखता है और इसका विश्वास है कि ट्यूबलाइट बेकार चले जाते हैं। 1-2 बार वह लड़की को पसीना पहुँचने लगती है देखकर। ये दीवाना समझता है चैन उसे दिख गई है और चैन बांधकर उसे खींचना चाहता है, लेकिन लड़की उसकी देवी उदारता सुन नहीं पाती क्योंकि रोटी बनाती है। इस दीवाने ने गलत समय चुना, इसे शाम के पहले सवेरे या दोपहर को आना चाहिए, पर इसकी भी मजबूरी है। इसके चेहरे पर चेचक के हल्के दाग हैं, इसे ट्यूबलाइट में ही आना है। किताब की दुकान पर थोड़ी देर बैठता है, वहाँ से रसोई बनाने का कोना दिखता है और फिर वह याद लिए घर चला जाता है। ये एक बहुत सारी तरकीबें जुटाने के बाद असफल प्रेमी की किस्सा गोई अभिव्यक्ति है। दीवाना नंबर 5 में लेखक कहता है कि
वह 100% दीवाना है और वह ज़िंदगी काट रहा है, वह भी मोहित हो जाता है और मोहल्ले में पिटने की भी नौबत आ जाती है, उसकी मकान मालकिन गरीब है, इत्यादि इत्यादि वर्णन करके लेखक कहता है, आगे बढ़ता है और कहता है कि कुछ खास नहीं, एक हल्का सा चांटा मारा और कहा, चल हरामजादी ऊपर, लफंगों के चक्कर में फंसती है। मैंने साइकिल उठाई और आपके पास भागा चला आया हूँ। एक पेटी में काफ़ी रुपया भी है, मैं लौटने में डरता हूँ जैसी स्थितियाँ लेखक ने बड़ी व्यंग्योक्ति के साथ, बड़ी नीरस और उबाऊ अभिव्यक्ति को टालते हुए एक कथात्मक विन्यास के साथ, विलक्षण सहजता के साथ, तीक्ष्ण वैचारिक तार्किकता के साथ पैने नश्तर के रूप में अभिव्यक्त की है। बहुत तीखी धार के साथ मौलिक और कलात्मक अभिव्यक्ति ने हरिशंकर परसाई को हिंदी साहित्य जगत में अद्वितीय व्यंग्यकार के रूप में स्थापित किया है। लेखक इसी सब क्रम में आगे बढ़ता जाता है और कहता है कि ब्राह्मण 500-600 रुपये कमाने वाला है और वह अछूतोद्धार की बात भी करता है और गांधी भक्त भी। तो यहाँ पर एक वैचारिक विमर्श भी वे रखते हैं कि प्रेम किसी जाति, किसी उम्र या किसी व्यवसाय या किसी रूप, सौंदर्य या व्यक्तित्व पर आधारित नहीं होता है। ये पांचों जो दीवाने हैं वह एक व्यवसाय, एक सौंदर्य, एक जाति, इन सारी बुनियादों पर एक विश्लेषण परक पद्धति के आधार पर लेखक ने बहुत सुंदर व्यंग्यों के साथ में इसको अंत में पहुंचाया है पर और एक ऊंचाई दी है। और प्रेम जैसे सहज भाव की अभिव्यक्ति को, जो मानव मन की बहुत बुनियादी आवश्यकता है, बहुत बड़ा भावनात्मक उद्वेलन इस उम्र में होता है, वो कहता है, मैं क्या करूं, जिस परिवार में जाता हूं वहां माँ और लड़की दोनों मेरे ऊपर मरने लगती है। यह समस्या बड़ी टेढ़ी है। माँ पर ध्यान देता है तो लड़की बिचकती है और माँ लफंगा समझने लगती है। जहाँ माँ अनुकूल होने लगे वह लड़की को काटती है। तेरा यहाँ क्या काम है, जाकर पढ़ती क्यों नहीं। माँ और बेटी दोनों एक साथ डोरे डालना खतरनाक होता है। कुछ पुरुष सोचते हैं कि लड़की नहीं तो माँ ही हाथ लग जाए। यहाँ पर एक मानसिक आवश्यकता है, एक शारीरिक भूख की बात है। लेखक ने प्रारंभ किया था कि रोटी अच्छे अच्छे क्रांतिकारियों को कमज़ोर कर देती है, और जब यहाँ पर लेखक ये बात कहता है कि बेटी नहीं तो माँ ही हाथ लग जाए, तब यहाँ पर एक शारीरिक भूख की बात आती है जहाँ पुरुष बेहद कमज़ोर हो जाता है। प्रेमी रोज़ एक दो कविताएं लिखता है, इस तरह से प्रेमानुभूति प्रसार करती है, वह लोगों को सुनाता है, सीधी भी होती हैं और बातें आगे बढ़ती हैं। लेखक फिर कहता है कि मुझे क्या चिंता, तुम जैसा दामाद किस वाले को मिलेगा, तुम तो मेरे दामाद ही हो गए हो। दुनिया कुछ भी कहे, सबकी माँ की, उसने प्रेमी को गले लगा लिया। सुबह मिसिर जी घर से निकले तो प्रेमी ने पुकारा, मिसिर जी जरा सुनिए तो। चलते चलते कहा, ड्यूटी का टाइम हो रहा है, फिर मिलूंगा। उनका नशा उतर गया था। एक नैतिकतावादी यह सीधा खूबसूरत पुस्तक विक्रेता है, 3 बच्चे हैं, अच्छी पत्नी है, इसके लिए दुनिया में दूसरी कोई और औरत है ही नहीं। मैं कभी उनके पास बैठता हूँ, वे पीड़ित हैं, कहते हैं यह क्या चला है मोहल्ले में, बड़ी ख़राब बात है, तमाम हल्ला फैला हुआ है, यह बंद होना चाहिए। फिर कहने लगे हमारी भी बदनामी होती है, वे 3 दीवाने हमारी दुकान पर आकर उससे आंख लड़ाते हैं, इशारा करते हैं, धंधे पर असर पड़ता है और फिर वे यथार्थ की हकीकत की ज़मीन पर आ जाते हैं। जब यथार्थ के धरातल पर इंसान खड़ा होता है तब अंत में लेखक क्या कहता है, ये पूरे इस व्यंग का सारांश है कि तुम तो हो बुद्धू, वह लड़की तुम्हारी तरफ बहुत देखती है, वह तुमसे बहुत आकर्षित है, तुम एक आध बार उसकी तरफ देख लिया करो। उन्होंने कहा फालतू बात मत करो, हम इन झंझटों में नहीं पड़ते, हमारी वाइफ है। क्योंकि ज़िंदगी में पत्नी का दर्जा भारतीय संस्कृति में जिस तरह से रजिस्टर्ड है, स्थापित है, मान्य है, उसे कोई भी नहीं उखाड़ सकता। ये हमारी नैतिकता है, ये हमारी संस्कृति है। और लेखक ने इन छिछोरी बातों से, इन नादान बातों से, इन अपरिपक्व प्रपंचों से बचने का एक बहुत बड़ा गहरा संदेश दिया है कि हमारी सामाजिक संरचना में उम्र दराज व्यक्ति जाति के बोध को लेकर, व्यवसाय के बोध को लेकर, युवा होती लड़कियों को लेकर किस तरह की गफलत और प्रपंच फैलाते हैं, इन बातों को उन्होंने
एक पंक्ति में खारिज कर दिया और अंत में भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्य पर लाकर हमें खड़ा करते हैं। ये उनकी खास विशेषता है जो हरिशंकर परसाई को एक मानवतावादी लेखक, मानवतावादी व्यंग्यकार बनाती है, क्योंकि जीवन के जीवंत प्रसंगों से जुड़ी बातें कभी भी अप्रासंगिक नहीं होती और इसलिए वे एक कालजयी रचनाकार के रूप में सामने आई हैं।